नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विशेष विवाह अधिनियम से जुड़ा यानी स्पेशल मैरिज एक्ट। कानूनन हमें इससे जुड़े कौन से अधिकार हासिल है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। या तो आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम से जुड़ा हुआ है और बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं शरद सिंघानिया जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। बहुत स्वागत है शरद जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आ रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि ये एक्ट होता क्या है, क्या अधिकार होते हैं इसमें। देखिए, 1 जनवरी 1955 को ये अधिकार लागू हुआ और इसमें ये कानून लागू हुआ और उसमें अलग तरह से बाकी एक्ट के अलावा इसको लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो अलग अलग कास्ट के हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, वो सबके लिए ये लागू होता है और इस एक्ट के तहत वो इसमें शादी या विवाह कर सकते हैं। जी, दर्शकों के जुड़ने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले एक कॉलर ले लेते हैं और उसके बाद अपने विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। एसके सरूल साहब हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सरूल साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए आप। जी सर, मैं ये बोलता हूँ कि हम ये केस लगाए थे 410/16, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? 3 महीना हो गया ये जी केस लगाने से। ये किस तरह का केस है? सरूल जी, अपने केस के बारे में बताइए, क्या मामला है? सर 410/16 का हम एक केस लगाए थे सर लेबर कोर्ट में, लेकिन सर उसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है सर। 4 महीना हो गया लेकिन हमारा कोई तारीख भी नहीं लगा और कोई मतलब ये एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है सर। शरद जी, लेबर कोर्ट में ये मामला है इनका और 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका है लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकला। आप उस कोर्ट में जाइए, उसमें एक एप्लीकेशन लगाइए, उस एप्लीकेशन में आपको बताना पड़ेगा कि ये अर्जेंसी है और मेरे को आप जल्दी से जल्दी एक तारीख दे के मेरे मामले की आप सुनवाई करिए। उसमें आपको चाहे वो आपकी अधिक उम्र है या आपकी हार्डशिप है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए, जो आपकी दिक्कत है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये अर्जेंसी के कारण है और मेरी आप जल्दी से जल्दी सुनवाई करो। आप एक एप्लीकेशन तुरंत फाइल करें। चलिए, उम्मीद करते हैं एसके सरूल साहब जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जुड़ा सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मानवीर जी अगले कॉलर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी सर, मेरे मतलब हमारी ससुराल है जिला बुलंदशहर भटोला में। जी तो जी मेरे मतलब ससुराल वाले हमें हिस्सा नहीं दे रहे, जी तो कुछ नहीं जमीन दे रहे, नहीं घर दे रहे। अब हमारा केस चल रहा है मतलब सिविल में बुलंदशहर। शरद जी, हाँ जी, केस चल रखा है। मेरे को कुछ मतलब वो बताओ, वो कहते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। हम लोग अपने घर दे रहे हैं, ना ही मतलब जमीन दे रहा है मेरे को। जी मतलब हमारी जी पैसा लगाया सवाल आपको हमने। समझ में आया? नहीं, सवाल आप ठीक से एक बार जरा। मानवी जी, अपना सवाल संक्षेप में और सीधा सीधा सवाल कीजिए, दिक्कत क्या है, फिर उसके बाद हम आपको उसका समाधान बताने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, ये है मतलब मेरा सवाल के मतलब मेरे को जमीन जायदाद मेरे हस्बैंड को और हमको कुछ नहीं दे रहे हैं ससुराल वाले। जी जी जी
हाँ जी, और मतलब सर, ये हमने संपत्ति से जुड़ा मामला ये है कि संपत्ति से ससुराल जुड़ा। पक्ष पर ये आरोप है इनका कि जायदाद में किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी शायद इन्हें नहीं दी जा रही है। क्या अधिकार इनको कानून देता है? इसमें आप ये देखिए कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें आपके ससुराल में आपके पति के हिस्से में क्या क्या प्रॉपर्टी आ सकती है, और आपके और ऊपर में जैसे ससुर जी के पास उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, वो ओरिजिनल कौन मालिक है, और उसके बाद उस फैमिली ट्री में कौन कौन है, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपके पति के हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये निर्धारित होगा कि आपका उसमें हक बनता है कि नहीं बनता है। एक पिता के तौर पर, एक पिता और पुत्र हैं, पिता की संपत्ति अगर होती है तो उसमें क्या अधिकार मांग सकता है कोई बेटा? हाँ, पिता अगर बेटा मांग सकता है, वो अब पिता के ऊपर है कि वो पिता की अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो पिता के ऊपर है कि वो उसको दे चाहे नहीं दे। वो अगर वसीयत में किसी भी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी उसको देना चाहता हूँ, तो उसमें जो पुत्र है वो जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि इसमें आपको मेरा हक दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं जो उपाय मानवी जी, शरद जी ने आपको बताया, अगर उस रास्ते को आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहाँपुर से राजेंद्र जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। साधन निकल गया, पेड़ लगने से वहाँ पर सब कुछ गिरने लगे और कब्जा हो गया उन लोगों को, हम लोगों कर दिया है जी। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर? ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि सर ये आवास विकास में जमीन जो है मतलब जो है मकान बनाए हैं, उस मकान के बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के बराबर में दोनों तरफ रोड का, दोनों तरफ डबल रोड थे, एक तरफ रोड बंद, रोड पे पूरा साइड में कब्जा हो गया। शरद जी, नहीं, वो क्या इनका प्रश्न क्या है? इनका सवाल ये है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है, शायद यही सवाल था ना आपका? आवास विकास के रोड पर कब्जा किया गया है जी, आवास विकास के रोड पर कब्जा हुआ है। हाँ, तो उसको आवास विकास के रोड पर कब्जा किया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, उसमें ना वो लैंड एक्विजिशन, और सामने कूड़ा डालते हैं, जिसे भगाना चाहते हैं हमें लोग हिंदू समझ के। मेन चीज ये है, यानी स्थानीय लोगों की समस्या ये है कि आवास विकास की जो लैंड थी उस पर कब्जा कर लिया गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है और कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। इस कंडीशन में इनके पास क्या उपाय बचता है कानूनन? नहीं, अगर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप सबसे पहले कोर्ट में जाइए और आप उसमें अपना जो राइट है कि भाई मेरा अधिकार है, कोई मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं इसमें रह रहा हूँ, कोई मेरे को बाहर नहीं निकाल सकता, आप कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। और जो आपके वहाँ पे न्यूसेंस या बदमाशी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी ऑर्डर ले सकते हैं कि जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या शरद जो जी, शायद एंटी-सोशल है। इनका सवाल यह था कि प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, आवास विकास विभाग की जमीन है, शायद खाली प्लॉट वगैरह है इस तरह का जहां पर कब्जा कर लिया गया कुछ लोगों की तरफ से, तो और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसा ये कूड़ा कचरे का अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। इसमें आपको ना हाई कोर्ट में जाके एक PIL लगाना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसमें बाहर के जो एंटी सोशल है वो इसमें जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और इसमें वहाँ पे बदमाशियाँ हो रही है, तो कोर्ट में PIL लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप मालिक नहीं है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आता है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन है, तो ये हाई कोर्ट में फाइल होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं राजेंद्र जी, जो उपाय शरद जी की तरफ से बताया गया कि आप सबसे पहले तो PIL दाखिल कीजिए और उसके बाद आपको निश्चित तौर पर कानूनी सहायता मिलेगी। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्याएं हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ है कि कानूनन हमें क्या कुछ अधिकार हैं। शरद जी, ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट आखिर है क्या किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों पर ये कानून लागू होता है? हाँ, इसमें जो अलग अलग धर्म के हैं वो अगर विवाह करना चाहते हैं दूसरे धर्म के साथ तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट उनके ऊपर लागू होता है। जैसे इसमें कई कंडीशंस भी है, इसमें कुछ रिलेशनशिप को प्रोहिबिटेड किया गया है, जैसे ब्लड टू ब्लड रिलेशनशिप या हाफ ब्लड रिलेशनशिप, उसको प्रोहिबिटेड किया गया है कि कोई एडॉप्शन किया गया है वो इसमें शादी नहीं हो सकती, वो इसमें विवाह नहीं होगा। और कुछ इसकी कंडीशंस है, उस कंडीशंस को फुलफिल करना आवश्यक है। उस कंडीशंस में जैसे ये होता है कि अगर किसी स्पाउस लिविंग है, अगर उनका पति या पत्नी में कोई एक जीवित है तो वो ये इस विवाह में नहीं आते, या वो पुरुष की 21 महिला की 18 ये एज है
और उसमें जो कॉन्सेंट है, उसमें जो कॉन्सेंट देने वाले हैं वो मेंटली फिट होना चाहिए। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है वो भी इस कंडीशन में उनको वो बाहर हो जाते हैं, अगर वो मेंटल डिसऑर्डर है। प्रोसेस बताइए दर्शकों को कि जो भी अगर इस अधिनियम के तहत विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? इसमें एक मैरिज ऑफिसर नियुक्त रहते हैं और हर एक जिला में एक एक मैरिज ऑफिसर होते हैं। उसमें एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि भाई हम ये दोनों इस विवाह के स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह करना चाहते हैं, और मैरिज ऑफिसर उसमें 30 दिन का टाइम रहता है, वो उसको पब्लिकेशन करते हैं। उस पब्लिकेशन में उनका ये लिखा हुआ रहता है कि 30 दिन के भीतर अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो मैं इस विवाह को मंजूरी दे दूंगा, और 30 दिन में अगर कोई आपत्ति आती है तो मैरिज ऑफिसर दोनों पार्टी को हियरिंग करेगा, और उस हियरिंग के बाद उस एप्लीकेशन को वो अलाउ भी कर सकता है, डिसअलाउ भी कर सकता है। और इसमें एक चीज और है कि अगर मैरिज ऑफिसर 30 दिन के भीतर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और उसको उसने मंजूरी दे दी, लेकिन वो विवाह अगर अगले 3 महीने तक नहीं हुआ तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। फिर उन दोनों पार्टी को नया नोटिस देना पड़ेगा, वापस से 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बाराबंकी से एक और कॉलर गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। गजेंद्र जी, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकें। सवाल कीजिए। हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त भी आप अगर हमें कॉल करते हैं, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें ताकि आपका जो सवाल है वो हम तक सही तरीके से पहुंचे, और उसका जो उचित जवाब है कि क्या कानूनी अधिकार आपको हैं ये हम आप तक पहुंचा सकें। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन्स भी लगातार खुली हुई हैं, और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट की, और जैसा कि अभी शरद जी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी धर्म को मानने वाले पर यह कानून होता है क्या, अगर ये इस एक्ट के तहत विवाह हो जाता है तो क्या विदेशों में भी मान्यता इसकी मिल जाती है? अगर कोई ऐसा जोड़ा जो विदेशों में सेटल होना चाहता है, बिल्कुल ऐसा उन परिस्थितियों में क्या? इसमें 2 फॉरेनर्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो इस अधिनियम के तहत विवाह कर सकते हैं, और उनको मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ से इशू होगी, और उस मैरिज सर्टिफिकेट उनके बाहर भी वो वैलिडिटी है उसकी। और एक इंडियन और एक फॉरेनर वो भी इस विवाह के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं, या दोनों फॉरेनर्स या एक इंडियन एक फॉरेनर्स, ये सारे के सारे अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। उस कैटेगरी में वो इस नियम के अधिकृत विवाह कर सकते हैं। और उसमें एक चीज ये भी बताया गया है कि जो मैरिज ऑफिसर है, अगर उसके पास नोटिस जाती है और उसको कुछ शंका होती है कि इसमें कुछ शंका है, तो वो दोनों पार्टी को बुलाएगा, या उनके आसपास के जो रेसिडेंट्स है उनको विटनेस के तहत बुला के उनसे इंक्वायरी करेगा, और उसको जरा भी शंका होती है कि मेरे को मंजूरी नहीं देनी चाहिए तो वो डिसअलाउ कर सकता है। जी, एक और कॉलर मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ रमन जी जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी रमन जी। हेलो रमन जी, सवाल कीजिए। सर, ये बोल रहा हो तुम्हें? हेलो जी रमन जी, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है, आप अपना सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, हम परिवार में खुशी है, सब परिवारों को से हमारे पूरे परिवार को आप हमारी जमीन छोड़ी आई थी आज से 25 साल पहले। जी हेलो जी रमन दादाजी खत्म हो चुकी। रमन जी, आप सवाल कीजिए, अपना सीधा सवाल कीजिए, क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारी जमीन है जो गाँव पर, उस पर कब्जा नहीं मिल रहा हमारे लिए। वो लोग बोल रहे हैं कब्जा न दें, नाम पे हमारे पिताजी के नहीं दे रहे, जान नहीं दे रहे। रमन जी, जो आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? क्या आपके पारिवारिक लोग हैं या कोई अन्य लोग हैं? ये सरकारी है। नहीं, समाज के लोग हैं, हमारी बंदी बेनामा सब कुछ है। यानी कागजात, जिस तरह से शरद जी बता रहे हैं कि कागजात बैनामा वगैरह सब इनके नाम पर है, लेकिन इनकी जमीन पर कब्जा हो रखा है। हाँ। उन परिस्थितियों में आप उसमें आप ऐसा कीजिए, आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक दावा फाइल कीजिए, उसको सिविल केस कहते हैं, सिविल सूट फाइल कीजिए। जो आपके प्रॉपर्टी जहाँ पे है उस एरिया में जो सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे दावा कीजिए, और उस दावा में सारे डॉक्यूमेंट लगाइए कि हम मालिक हैं और ये प्रॉपर्टी हमारे पास है और ये इन्होंने कब्जा ले लिया है जोर जबरदस्ती। और फिर उनको सबको पार्टी बनाइए, जो जो वहाँ पे अभी रह रहे हैं या जिन्होंने कब्जा लिया है, वो सबको पार्टी बनाना पड़ेगा। कोर्ट उनको कोर्ट में अपने बुलाएंगे, कोर्ट में जवाब होगा, दोनों तरफ से एफिडेविट होगी, गवाही होगी, फिर इसमें फैसला आएगा। लेकिन आपको अपना केस पूरे डॉक्यूमेंट के साथ मजबूती से पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल रमन जी, जो उपाय शरद जी ने आपको बताया, अगर वो उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरदासपुर पंजाब से सुशील जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका,
सवाल कीजिए अपना। हेलो, जी सुशील जी, अपना सवाल कीजिए। रमन बोल रहा हूँ सर। जी अपना सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी समस्या से आप परेशान हैं तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और किसी भी तरह का कानूनी समस्या से जुड़ा अगर कोई सवाल आपका है तो उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ है। प्रोसेस के बारे में हम शरद जी बात कर रहे थे कि प्रोसेस क्या है और विटनेसेस की क्या अहमियत है इसमें। मैरिज ऑफिसर जब सब तरह से उसको लगता है कि ये मैं मंजूरी दे सकता हूँ तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट में दोनों पार्टी की सिग्नेचर होगी, 3 विटनेस की सिग्नेचर होगी और मैरिज ऑफिसर की सिग्नेचर होगी। और उसमें मैरिज सर्टिफिकेट बुक होती है हर एक जिले में जो मैरिज ऑफिस है, और उसमें वो एक सर्टिफिकेट की कॉपी अपने पास रखते हैं और एक कॉपी पार्टी को दे देते हैं जो पार्टी अपने साथ रखती है। कहीं पे भी अगर वो बाहर जाते हैं तो उनको एज ए प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई हम विवाहित है और ये हमारे नाम है। तो वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है आज के दिन, और इसके लिए हर एक को आज स्पेशल मैरिज में या एक तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखना पड़ता है। और इस केस में ये होता है कि अगर कोई लगता है कि बाकी सारे स्पेशल मैरिज एक्ट में, चाहे वो मेंटेनेंस का केस है, चाहे वो कस्टडी का केस है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन का केस है, जो बाकी एक्ट में जो प्रोविजंस है वही सारे प्रोविजंस स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है और वो सबके सब इसमें भी लागू होते हैं। चलिए, एक और कॉलर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना राजेश जी। हाँ सर, ऐसा है कि सिवान बिहार में जी मेरी काफी जमीनें थी, क्योंकि हमारे बाबा के नाम से जमीन थी जी, और फादर के नाम से ट्रांसफर नहीं हुई थी। फादर किसी बाहर सर्विस करते थे, तो वो उनको कुछ गांव के लोगों ने धमका करके आने से मना कर दिया और हम लोगों को भी, उनके बच्चे हैं, वहाँ पे जाने नहीं दिया। तो करीब 40-50 साल से वो हमारी जमीनों को फर्जी तरीके से हमारे कच्चा को मिला करके रजिस्ट्री करा करके कहते हैं कि ये सब जमीनें हमारी हैं, तुम्हारे पिताजी ने बेच दिया है। जबकि फादर मरते समय ये क्या कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं बेचा है। तो क्या वो जमीनें हम लोग को मिल सकती है? उन जमीनों के दस्तावेज आपके पास है क्या? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये तो निकलवाना पड़ेगा। हाँ, शरद जी, आप इतना सरकारी ऑफिस में आप पता करो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड होता है तो इसकी एक कॉपी सरकारी ऑफिस में रहती है जिसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहते हैं। आप वहां से एक तो सर्टिफाइड कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी निकालो और ये कितना भी पुराना रिकॉर्ड हो आप वहां पे अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगी। और उसके बेसिस पे आप अपना जो आपका हक है, ऑनरशिप है, आप उसको कोर्ट के सामने जाके केस फाइल कीजिए। और जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने 30 से 40 साल पहले रजिस्ट्री करा ली अपने नाम में, आप उसको कैंसिलेशन ऑफ द सेल डीड, ये भी आपको एक तो दावा पेश करना पड़ेगा। एक तो कि रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, दूसरा कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, कि भाई ये सेल डीड हमने कोई सेल डीड साइन नहीं की, इसमें ये जाली है और इसमें फोर्ज जो काम हुआ है, फेक काम हुआ है, तो इसको आप कैंसिल कीजिए। तो ये पूरे दस्तावेज के साथ आपको अपना केस फाइल करना पड़ेगा, तभी आप कोर्ट आपको मंजूरी देगा और सामने वाली पार्टी को कॉल करेगा। और इसमें आपको जो लगता है पार्टी इन्वॉल्व है, जिसके नाम में आज के दिन रजिस्ट्री है और जो जबरदस्ती वहां पे रह रहे हैं, वो सबको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप जैसे बता रहे हैं कि 30 साल या 40 साल, कोर्ट को यह भी बताना पड़ेगा कि आप 30 साल बाद कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं गए, या आपके नॉलेज में आज आया है कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम में चली गई। ये पूरी चीज की तैयारी के साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, दावा तैयार करना पड़ेगा, फिर कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं राजेश जी जो उपाय आपको शरद जी की तरफ से बताए गए हैं, अगर वो उपाय आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सहायता जरूर मिलेगी। अमित कुमार जी अगले दर्शक शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। अमित जी, आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार, सवाल कीजिए सर अपना। जी ऐसा मैंने अमेरिकन टावर नाम से 2052 में एक एड निकला था। सर सीधा सवाल कीजिए, आपकी आवाज ठीक ढंग से आ नहीं पा रही, अपना सवाल कीजिए एक बार फिर। ये कह रहा हूँ ऐसा अमेरिकन टावर नाम से 26/6/2016 में एक एड निकला था जी, उसके बाद मुझसे 1 लाख रुपया ठगा गया है।
तो मैंने थाने में FIR भी कराई थी, FIR का भी कोई जवाब नहीं हुआ, कोर्ट में भी दिए लेकिन कोर्ट में भी कोई नहीं हो रहा है कुछ भी। शरद जी, सवाल आपको समझ में आया इनका? नहीं, इनका क्या 1 लाख रुपया शायद का किसी कुछ अमेरिकन है। कंपनी में इन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट वगैरह किया था, 1 लाख रुपए के तकरीबन। कंप्लेंट भी की है, पुलिस में FIR भी की है, कोई सहूलियत नहीं मिली और शायद कह रहे हैं कि कोर्ट भी गए लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ हुआ नहीं है। नहीं, उसमें आपने जो 1 लाख रुपया दिया, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देख के दिया होगा कि वो कंपनी में कौन डायरेक्टर हैं, कौन कौन उसके ऑफिस बेरर हैं। आप FIR आप कंप्लेन कीजिए और उसके सबके लिए 420 का केस फाइल करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे सबको आप पार्टी बनाइए, तब उनके ऊपर जब 420 का सम्मन जाएगा वे कोर्ट में हाजिर होंगे। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऑफिस बेरर कौन कौन है उस कंपनी के, उसके डायरेक्टर कौन कौन है, आप उनको पार्टी बनाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं अमित कुमार जी, और साथ ही आपसे ये अपील भी करते हैं कि अपने दस्तावेज भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी आप अपने दस्तावेज हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की सही से पड़ताल करने के बाद आपको और भी जो कानूनन उपाय हो सकते हैं वो हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अपने दर्शकों से भी हम बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ हम आए थे वो स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ था। एक अंत में सवाल एक और आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा विवाह मान्य नहीं हो सकता? मैरिज ऑफिसर नोटिस देते हैं, नोटिस में वो 30 दिन का समय देते हैं और वो उनका ये रहता है कि 30 दिन में अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो ऑब्जेक्शन किस तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेल फीमेल दोनों ने अपना आवेदन दिया, उस आवेदन में पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई इसकी एक ऑलरेडी कहीं पे विवाह हो चुका, ये वहाँ पे उसको सप्रेस करके दूसरा विवाह करने जा रहा है, या कोई पड़ोस वाला या कोई नेबर्स या आसपास के लोग अगर ये ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो वहाँ पे मैरिज ऑफिसर पूरी इंक्वायरी के बाद उसको मंजूरी दे भी सकता है, या उसको लगे अगर उसका ये कंक्लूजन सही आ जाएगा कि नहीं इसका एक विवाह हो चुका है, ये उसको छुपा रहा है या और कोई चीज छुपाया हुआ है, तो उसमें वो उसको डिसअलाउ कर देगा और उसके ऊपर गलत सर्टिफिकेट देने के कारण उनके ऊपर एक पेनाल्टी भी है, क्रिमिनल पेनाल्टी भी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल होता क्या है कि कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।